myself Dr. Hema Kulkarni, शहीद डोमेश्वर साहू गवर्नमेंट कॉलेज जामगांव आर। मैं आज बायोसेंसर्स के बारे में बात करूंगी। बायोसेंसर्स जो होते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, कोविड-19 के भी डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे थर्मो बायोसेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम किसी भी रोग अथवा किसी भी कंडीशन, फिज़िकल कंडीशन को नापने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम डिवाइसेस को हम बायोसेंसर्स बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन लेते हैं व्हाट आर बायोसेंसर्स, तो बायोसेंसर्स वो डिवाइसेस होते हैं जो कि किसी एनालाइट, बायोलॉजिकल एनालाइट की प्रेजेंस को या उसकी कंसंट्रेशन को बताने में मदद करते हैं। यह बायोलॉजिकल एनालाइट जो होता है, यह बायोमॉलिक्यूल हो सकता है, कोई प्रोटीन या ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कोविड-19 का वायरस है, और बायोलॉजिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो इस तरह हम बायोसेंसर्स के द्वारा बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बायोसेंसर्स की अगर हम संरचना को देखें कि व्हाट एग्जैक्टली मेक्स अ बायोसेंसर, तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंपोनेंट, जिसमें जो कि एनालाइट को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि एनालाइट, बायोलॉजिकल एनालाइट कोई बायोमॉलिक्यूल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो वह कंपोनेंट एनालाइट के रूप में होता है, और उस एनालाइट को रिकॉग्नाइज करता है वो कंपोनेंट। और इसको हम जैसे ही एनालाइट को ये रिकॉग्नाइज करता है यह कंपोनेंट, वैसे ही एक सिग्नल देता है, एक सूचना देता है, और वो सूचना जो होती है वह जाकर एक सिग्नल ट्रांसड्यूसर में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ जाकर के यह पहुँचती है, और सिग्नल ट्रांसड्यूसर से यह सिग्नल पहुँचता है रीडर डिवाइस में। और रीडर डिवाइस या तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को यूज़ करता है, या ऑप्टिकल सिग्नल्स को यूज़ करता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को यूज़ करता है, और उसको रीडिंग डिवाइस में यह हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनालाइट है, एनालाइट जाकर के ट्रांसड्यूसर से ज्वाइन हुआ। ट्रांसड्यूसर जो है एनालाइट से जुड़ने के बाद इसने एम्पलीफायर में यह कन्वर्ट हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो, और उसके बाद एम्पलीफायर से यह प्रोसेसर में पहुंचा, जो कि एक्चुअल में सिग्नल ट्रांसड्यूसर होता है। और सिग्नल ट्रांसड्यूसर से यह प्रोसेसर जो होगा वह डिस्प्ले बोर्ड पर, जो भी इसका डिस्प्ले फंक्शन होता है, उस पर उस बायोलॉजिकल एनालाइट के बारे में बताता है। बायोसेंसर्स के जो पिता कहा गया है जिन्हें, वो थे प्रोफेसर लीलैंड सी क्लार्क, जिन्होंने एक क्लार्क ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड नाम का रियल टाइम डिवाइस, यानी कि एक्चुअल डिवाइस जनरेट किया था, बनाया था। और उन्होंने इस डिवाइस के द्वारा जब किसी भी पेशेंट की सर्जरी हुआ करती थी, तो उस पेशेंट में ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, उसको बहुत आसानी से यह डिवाइस जो है यह रिकॉर्ड करता था। तो इसीलिए कई सारी सर्जरीज़ इस डिवाइस से काफ़ी सक्सेसफुल रही, और ऑक्सीजन लेवल चूँकि लगातार उस पेशेंट का ब्लड में मॉनिटर होता रहा, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाने के बावजूद भी कई सारे हार्ट ऑपरेशंस और कई सारे एक्सीडेंटल केसेस में सक्सेसफुल सर्जरीज़ के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का, इस बायो सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बायोसेंसर्स जो होते हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल कंपोनेंट, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट। जैसे कि हम लोग ने पहले देखा, बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो होता है एनालाइट के रूप में रहेगा, और एनालाइट को रिकॉग्नाइज करने वाला एक सेंसिटिव बायो एलिमेंट रहेगा। इसी तरह फिजिकल कंपोनेंट जो रहेगा, उसमें रहेगा एम्पलीफायर, जो एनालाइट और बायोसेंसिटिव एलिमेंट को एम्पलीफाई करने का काम करता है। फिर सिग्नल ट्रांसड्यूसर, जो इसको कन्वर्ट करता है इनटू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल।
अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं बायोसेंसर्स के, तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं बायो एलिमेंट के रूप में कोई एंजाइम हो सकता है, कोई एंटीबॉडी हो सकती है, कोई न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या फिर कोई टिश्यूज़ हो सकते हैं, माइक्रोब हो सकता है, या फिर पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज वगैरह यह हो सकते हैं। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे पॉलीसैकेराइड्स के रूप में कोई भी जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ग्लूकोमीटर के द्वारा करते हैं, तो इसमें बायो एलिमेंट जो है वह ग्लूकोज है। इसी तरह कोलेरा का डिटेक्शन भी, कोलेरा टॉक्सिन का डिटेक्शन भी हम बायोसेंसर्स के द्वारा करते हैं। तो बायो एलिमेंट के रूप में कोलेरा का जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है एनालाइट के रूप में, उसे हम इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर डिटेक्ट करते हैं। जब सेंसर एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि सेंसर एलिमेंट्स जो होते हैं वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस हो सकता है, या फिर फेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती है, उनकी इंटेंसिटी और उसकी फेज का जो लेवल होता है उसके द्वारा भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मास हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है किसी फिजिकल कंपोजिशन में, या फिर उस जो सेंसर एलिमेंट के रूप में होता है वो विस्कोसिटी को भी यह डिटेक्ट कर सकता है। अब हम एनालिसिस जब करते हैं किसी भी बायोसेंसर के द्वारा, जब भी हम कहते हैं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस करने के मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। सैंपल हैंडलिंग, दूसरा होता है डिटेक्शन रिकॉग्निशन, तीसरा होता है सिग्नल रिसेप्शन। अब सैंपल हैंडलिंग जो होता है वो बेसिकली वह स्किल होती है, जैसे कि हमने पहले देखा कि एनालाइट को हम एक सेंसिटिव रीजन में अपलोड करते हैं, तो वो जो जैसे ही हम उसको अपलोड करते हैं सेंसिटिव रीजन में, तो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपलोड करने के बाद, जिसमें बेसिकली होता है फ्लूइडिक्स। फ्लूइडिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी बायोमॉलिक्यूल जो है वो अपलोड हो रहा है, तो ये किस कंसिस्टेंसी के अंतर्गत या किस लेवल पर या किस फ्लूइडिक मीडियम में यह मूव कर सकता है या रहता है या पाया जाता है, तो वो बहुत मायने रखता है। दूसरा कंसंट्रेशन होता है, या तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, या फिर कोई ऐसा प्रक्रिया, ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें फिल्टरेशन, जैसे हम फिल्टर करके अगर ले रहे हैं, या हम कुछ सिलेक्टिवली अगर एक सिलेक्टिव परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हम उनको कोई बायोमॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर यह डिपेंड करता है कि किस तरह से हमने उस एनालाइट को सेंसिटिव रीजन में अपलोड किया है। दूसरा स्टेप होता है डिटेक्शन रिकॉग्निशन। अब डिटेक्शन रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जो भी बायोमॉलिक्यूल होता है उसमें जो सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक कुछ रिकॉग्निशन साइट होता है। जैसे अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें, तो FAB जो रीजन होता है, जो वेरिएबल होता है, वो रीजन हो सकता है, या अगर हम कोई एंजाइम लेते हैं तो एक्टिव साइट हो सकती है उस एंजाइम की। अगर हम कोई कोशिका का भाग ले रहे हैं तो वो हो सकते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, या फिर अगर हम कोई पॉलीमर या हाइड्रोजेल लेते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है, वह डिपेंड करता है, वह एक्चुअल में उसका डिटेक्शन होता है, वो रिकॉग्निशन साइट के रूप में यह कार्य करता है। अब तीसरा इसमें प्रोसीजर जो होता है कि जैसे ही सिग्नल ट्रांसड्यूसर पर रिसेप्शन हुआ, एनालाइट और बायो एलिमेंट है, ये दोनों मिल करके उन्होंने एम्पलीफाई किया, और सिग्नल ट्रांसड्यूसर ने उस एम्पलीफाइड जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव किया। तो जब ये रिसीव करते हैं तो ये सिग्नल रिसेप्शन जो होता है वह कुछ सिग्नलिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके ऊपर यह आधारित होता है रिसेप्शन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि या तो यह ऑप्टिकल हो सकता है, या तो यह इलेक्ट्रिकल हो सकता है, या फिर यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो सकता है, या यह थर्मल हो सकता है, टेम्परेचर। जैसे हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो यूज़ करते हैं उसमें थर्मल हम सिग्नल रिसेप्शन यूज़ करते हैं, या मैग्नेटिक हो सकता है, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट के अंतर्गत भी हो सकता है। जैसे कि आजकल जियोलॉजी के अंतर्गत जियोलॉजिकल बहुत सारे बायोसेंसर्स हैं
जो मिट्टी के अंदर बहुत आसानी से प्रेशर ग्रेडियंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह ये बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सिग्नल रिसेप्शन जो होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट को, सिग्नलिंग इसका एक प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पर हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम देखें कि किस तरह से ये प्रोसीजर होती है, तो इसमें बेसिकली एनालाइट, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी एनालाइट होगा, जो भी जिसको भी हमको डिटेक्ट करना है, वो एनालाइट डिफ्यूज़ होगा सॉल्यूशन से बायोसेंसर के सरफेस पर। जैसे ही ये डिफ्यूज़ होकर के बायोसेंसर के साथ अपलोड हो जाएगा या उसके साथ जुड़ जाएगा, तो एनालाइट बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही स्पेसिफिकली, इसका स्पेसिफिकेशन इतना ज़्यादा होता है कि जब भी हम कहते हैं कि कोई भी एनालाइट बायोसेंसर के साथ जुड़ रहा है, तो बिल्कुल लॉक एंड की के जैसी इनकी रिएक्शन होती है, इनका स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। और वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे ही रिएक्ट करता है बायोसेंसर के साथ, तो इस रिएक्शन को इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ट्रांसड्यूसर, सिग्नल ट्रांसड्यूसर जो होता है वो उसको रिसीव करता है। अब ये जैसे ही इसको रिसीव कर लेता है, तो वो सिग्नल ट्रांसड्यूसर इसको परिवर्तित करता है, चेंज करता है ऑप्टिकल, इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार, ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के अनुसार इसको सरफेस पर, ट्रांसड्यूसर के सरफेस पर इसको परिवर्तित किया जाता है। अब जैसे ही ये ऑप्टिकल और या इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक या कोई इस तरह के कंडीशंस में जब ये परिवर्तित होता है, तो इसे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और बहुत आसानी से इसे मेजर भी किया जा सकता है। जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ, हमको अगर थर्मामीटर के द्वारा, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के द्वारा हमको डिटेक्ट करना है, मेजर करना है टेम्परेचर, किसी भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर, तो यही प्रोसीजर होती है कि जैसे ही उस थर्मामीटर को रखा गया, तो उसके हथेली पर या उसके किसी बॉडी सरफेस पर रखा गया, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी से ट्रांसड्यूसर सरफेस इसको रिसीव करता है, फिर यह सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है और जो उस व्यक्ति का टेम्परेचर है वो डिटेक्ट किया जाता है और वह स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो इस तरह इसका यह वर्किंग प्रिंसिपल होता है। लेकिन इसकी वह वर्किंग प्रिंसिपल के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम कहते हैं, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बायोसेंसर्स के अंतर्गत। जैसे कि सबसे पहला होता है लीनियरिटी। लीनियरिटी जो होती है ये प्रोसेस की होती है, ये पूरी जो एनालाइट से लेकर के डिटेक्शन तक होती है उस प्रोसेस की होती है, और यह किसी भी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जो कि बहुत ही ऊंचे लेवल, हाई लेवल का ये होता है। तो इट शुड बी हाई फॉर द डिटेक्शन ऑफ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सेकेंडली इसका होता है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी जो होती है ये बहुत ही स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोड रिस्पॉन्स जो है वह सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार यह वैल्यू जो है उसकी वह आसानी से इसकी सेंसिटिविटी पर दिखाई दे, सेंसिटिविटी के आधार पर दिखाई दे। सो द सेंसिटिविटी वैल्यू शुड बी फॉर द इलेक्ट्रोड रिस्पॉन्स इज अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। थर्डली इसका सिलेक्टिविटी होता है। सिलेक्टिविटी जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है केमिकल इंटरफियरेंस। कोई भी और किसी भी प्रकार की अगर इसमें उस बायोमॉलिक्यूल के लेवल पर और किसी और केमिकल इंटरफेरेंस अगर होता है, तो जिस एनालाइट का हमको डिटेक्शन करना है उसी का सिर्फ डिटेक्शन हो पाए और हमें करेक्ट रिजल्ट मिल सके, इसीलिए बाकी किसी भी केमिकल इंटरफियरेंस को बहुत ही मिनिमाइज हो जाना चाहिए। तो इसीलिए बेसिक नेसेसिटी होती है इस बायोसेंसर की सिलेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर हमको ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में नापना है, तो किसी और प्रोटीन का या किसी और सबस्ट्रेट का यहाँ पर सिलेक्शन उस बायोसेंसर के द्वारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो फिर एब्सर्ड रिज़ल्ट होगा। तो इसीलिए किसी और प्रोटीन मॉलिक्यूल या किसी और पदार्थ का ग्लूकोज के साथ केमिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है रिस्पॉन्स टाइम। अब जब हम कहते हैं कि हमको रिस्पॉन्स जो मिलना चाहिए वो बहुत जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी मिलने के साथ साथ वो बहुत ही एक्यूरेट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोमीटर की ही बात करते हैं, तो जैसे ही हमने ब्लड सैंपल लिया
ग्लूकोमीटर के लेवल पर ब्लड का हमने सैंपल लिया तो हमें तुरंत उसके स्क्रीन पर कितना ब्लड में ग्लूकोज है वो फ्लैश हो जाता है। तो जैसे ही ये फ्लैश हो जाता है तो यह देखा गया है कि यह इसकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, नहीं तो ग्लूकोज लेवल अगर ना भी हो और ग्लूकोमीटर बहुत हाई रेंज दिखा रहा है तो दैट विल बी एन एब्सर्ड रिजल्ट, और इसके कारण बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस में भी बहुत सारे अंतर उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए रिस्पांस टाइम जो है वो तो फास्ट होना ही चाहिए, साथ ही साथ यह एक्यूरेट भी होना चाहिए। फिर बायोसेंसर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे किस तरह के रिक्वायरमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है जब भी हम कोई बायोसेंसर्स का फॉर्मेशन या बायोसेंसर्स को मैकेनाइज कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग ने देखा, यह बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा कि इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टरिंग है, पीएच है, एक्सेट्रा। तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। यह छोटा होना चाहिए, बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, और यह बहुत ही आसान होना चाहिए यूज़ करने के लिए। साथ ही साथ यह बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होना चाहिए। और सैंपल की जो यूजुअली, जैसे मैंने कहा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट की आवश्यकता होनी चाहिए। द सैंपल रिक्वायर्ड शुड बी ऑफ अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। एनालिसिस, जैसे मैंने बताया, इट शुड बी वेरी रैपिड, इट शुड बी एक्यूरेट, एंड इट शुड बी अ स्टेबल स्टरलाइजेबल इक्विपमेंट। तो जो बायोसेंसर जो हम यूज़ कर रहे हैं वह बहुत ही फास्ट हमको रिज़ल्ट दे, एक्यूरेट रिज़ल्ट दे, साथ ही साथ हमको बहुत आसानी से इसे स्टरलाइज करते बने। बहुत इसकी टीडियस प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब हमें बहुत, जैसे अभी कोविड-19 के डिटेक्शन में ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे जितने भी हम थर्मल बायोसेंसर्स यूज़ कर रहे हैं इनको बहुत आसानी से हम स्टेबली इनको स्टरलाइज कर सके, इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एट अ टाइम हम बहुत सारे लोगों को इनके टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंगली हम इनके रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। इसीलिए अब कितने प्रकार के बायोसेंसर्स होते हैं ये देखें अगर हम, तो बायोसेंसर्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, और इनको स्पेसिफिकली ये 6 कैटेगरीज़ में हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर्स जो होते हैं, या थर्मल डिटेक्शन बायोसेंसर्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा टेम्परेचर जो हम देख रहे हैं, तो थर्मल डिटेक्शन बायोसेंसर्स होते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पेस्टिसाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन फॉर दिस कोविड-19 ऑल्सो वी आर यूजिंग इट। दूसरा होता है ऑप्टिकल बायोसेंसर्स। ऑप्टिकल बायोसेंसर्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल यूजुअली बीफ इंडस्ट्री और फिश इंडस्ट्री, स्पेशली मीट इंडस्ट्री में बहुत एक्सटेंसिवली किया जा रहा है, क्योंकि यह उस मीट का या उस बीफ का या फिश का कितना फ्रेशनेस है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत जल्दी यह बता देते हैं कि उतना अमाउंट, कितने केजीज़ में बीफ जो है या फिश जो है या मीट जो है, यह इतना, मतलब कितने केजीज़ में, बहुत लार्ज वॉल्यूम में अगर ये है तो कितना यह फ्रेश है। साथ ही साथ इन ऑप्टिकल बायोसेंसर्स को सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाए जाने वाले माइक्रोब्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने आए दिन सुना होगा कि इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं या वायरस पाया जाता है, एड्स का वायरस, इस तरह के बहुत सारे अफवाहें जो फैलाई जाती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इन ऑप्टिकल बायोसेंसर्स का यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे प्रकार के होते हैं रेजोनेंट बायोसेंसर्स, और रेजोनेंट बायोसेंसर्स जो होते हैं यूजुअली एंटीबॉडीज़ के अंतर्गत इनका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बिलोंगिंग टू IgG क्लास, इनका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया जा रहा है ड्रग डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि हेपेटाइटिस का जो है वैक्सीन जब डेवलप हुआ, हेपेटाइटिस बी का, तो इन रेजोनेंट बायोसेंसर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स। ये भी इम्यूनो बायोसेंसर्स के अंतर्गत ही या DNA बायोसेंसर्स के अंतर्गत ही कार्य करने वाले बायोसेंसर्स होते हैं, और यूजुअली इम्यून सिस्टम्स में पाए जाने वाले जितने भी डिफॉर्मिटीज़ हैं या DNA के सीक्वेंसेस में जहाँ कहीं कुछ एब्सर्डनेस होती है, उसको पहचानने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
पांचवें प्रकार के जो बायोसेंसर्स होते हैं वो आयन सेंसिटिव बायोसेंसर्स होते हैं, और यूजुअली हम पीएच मीटर में इस तरह के बायोसेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। लास्टली इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स जो होते हैं, इनका भी बहुत एक्सटेंसिव यूज़ आजकल मेडिकल इंडस्ट्री में या मेडिकल पर्पसेस के लिए किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला ग्लूकोमीटर है, जो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को ब्लड में बताता है। इसी तरह यह डीएनए बाइंडिंग ड्रग्स के बारे में भी बताता है, इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, और इसीलिए ड्रग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी देन है इस प्रकार के बायोसेंसर्स। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स का हम एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखते हैं, तो अभी जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, बायोसेंसर्स का यूज़ जो है वह ड्रग इंडस्ट्री में है, ड्रग डिस्कवरी में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किए जा रहे हैं। डिसीज़ कंडीशन को डिटेक्ट करने में, जैसे अभी हमने देखा कोविड-19 का ही हम अगर कहें कि थर्मल बायोसेंसर्स के थ्रू हम टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट साइन होती है, तो डिसीज़ डिटेक्शन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉलेरा वगैरह के डिसीज़ में भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोसेंसर्स हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी इस तरह के बायोसेंसर्स, या सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी बायोसेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि पोल्यूशन के लिए आप अपने कार या अपने व्हीकल के लिए बनाते हैं, आप एक सर्टिफिकेट बनाते हैं कि इट इज़ पोल्यूशन फ्री, और एक गाड़ी खड़ी रहती है जहाँ पर हम जा कर के अपने व्हीकल को खड़ा करते हैं, और वो कुछ मशीनरी के थ्रू हम एक सर्टिफिकेट देते हैं। तो एक्चुअल में दे आर यूजिंग एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए या पोल्यूशन के ग्रेडियंट लेवल को देखने के लिए यह बायोसेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी साथ फूड क्वालिटी की मॉनिटरिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया सॉफ्ट ड्रिंक्स को में टॉक्सिन्स या माइक्रोब्स के लिए हम बायोसेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कुछ टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म के अंतर्गत आवश्यक होते हैं वैक्सीन्स को बनाने के लिए, तो उसके लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोसेंसर्स के द्वारा हम इनको डिटेक्ट करते हैं, इन टॉक्सिन्स को, और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे ग्लूकोमीटर मैंने पहले ही बताया, फॉर द यूज़ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इसी तरह डीएनए के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हेरिडिटरी डिसीज़ेस के लिए, स्पेशली डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए कैप्चर एलिमेंट बायोसेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे पता लगाया जा रहा है कि वह व्यक्ति में सिंड्रोम की कंडीशन है अथवा नहीं। इसी तरह पोल्यूशन के लिए केमिकल्स का एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हीं के थ्रू कितने पार्ट्स पर मिलियन या मिलियन पीपीएम या पीपीबी वो केमिकल्स प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बायोसेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे कॉमनेस्ट प्रकार का बायोसेंसर आप लोगों ने बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल देखा होगा, जिसे हम प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट कहते हैं। और यह बायोसेंसर जो होता है, इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, जिसमें अगर फीमेल यूरिन को डाल दिया जाए तो यह HCG प्रोटीन जो होता है यूरिन में, उसको इंटरप्रेट करता है और यह प्रेगनेंसी कंफर्म करता है। तो इसीलिए इसका बहुत एक्सटेंसिव यूसेज मार्केट में प्रेगनेंसी डिटेक्शन में हो रहा है।